ओके ओके जी, हमने यहाँ से बात शुरू करनी थी कि आपकी जब आपका यूरेनियम क्या हो गया, जब लीच आउट हो जाता है वो लिक्सिमेंट वापस चला जाता है यहाँ पे यूरेनियम डिपॉजिट करके रेजन को। जब ये रेजन यूरेनियम से लोड हो जाता है तो हम इस रेजन को यहाँ से निकालते हैं आयन एक्सचेंज चैम्बर से। यहाँ पे हम इसको इल्यूशन चैम्बर या रीजनरेशन वाले में डाल देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था कि अभी हमने देखा कि हम जब ब्राइन सोल्यूशन इसके ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड मिक्स होता है वाटर के अंदर, कुछ और साल्ट्स भी हो सकते हैं, वो रेजन्स के ऊपर से डिसॉल्व कर लेता है यूरेनियम को अपने अंदर। अब जो ये ब्राइन सोल्यूशन है, ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये ब्राइन सोल्यूशन ने रेजन पे से क्या किया, ये इल्यूशन हो रही है। इल्यूशन मींस रिमूवल ऑफ आयंस, रिमूवल ऑफ, वैसे तो मेटल्स है फ्रॉम वन मेटल फ्रॉम द अदर, इस केस में यूरेनियम को हम रेजन पे से अलग कर रहे हैं। अब ये जो ब्राइन सोल्यूशन है इसके अंदर आपका यूरेनियम आयन आ चुका है, और ये अब वही ब्राइन सोल्यूशन जिसके अंदर यूरेनियम मौजूद है, यूरेनियम का आयन, वो हम पंप कर रहे हैं इनटू द नेक्स्ट चैम्बर। और यहाँ पर हम इसको प्रिसिपिटेट करते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स। हम इसमें पहले भी बात कर चुके हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इसमें डालते हैं, पीएच को चेंज करते हैं एक एक करके, इसमें से उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, उनको एक एक करके हम अलग करते हैं, उनको प्रिसिपिटेट कराते हैं, और एट द एंड हम यूरेनियम को भी प्रिसिपिटेट कर लेते हैं, और यूरेनियम जो है वो U3O8 की फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो जाएगी। लेकिन अब ये यूरेनियम प्रिसिपिटेट हो गया है, लेकिन इवन देन इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्लरी। ये स्लरी जो है हम इसको, क्योंकि अब यूरेनियम जो है वो सॉल्यूशन में से बाहर निकला है, बट इट्स स्टिल इन द सॉल्यूशन, आई मीन इट्स नॉट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन बट इट्स सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन। सो हमने अब इसको फिल्टर के जरिए क्या करना है, तो ये एक फिल्टर प्रेस आपका लगा हुआ है, आप यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं। इसके ऊपर डिटेल बात मैं फिल्टर प्रेस पे हम मिनरल प्रोसेसिंग में पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे फिर फ्रेश वाटर से हम इसको वॉश करते हैं, और ये जो आपका यूरेनियम है ये येलो पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है, यूरेनियम ऑक्साइड U3O8। यहाँ पे एक वैक्यूम ड्रायर के अंदर आप जो फिल्टर्ड आपका येलो केक है उसको हम डाल रहे हैं ताकि उसका मॉइस्चर लेवल और भी कम हो जाए। ये ISL जो प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, ये उसकी लास्ट स्टेज होती है। आपने U3O8 की फॉर्म में हम उसको आगे प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखें आपके सामने है, ड्राई येलो केक 55 गैलन के ड्रम्स के अंदर पैक हो जाता है, यानी जो हमारी इन सिचु लीचिंग साइट होगी वहां से जो प्रोडक्ट जाएगा दैट विल बी येलो केक U3O8। After recovery operations are completed, the groundwater is restored to its initial quality. तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेसिंग का एक मामला था। ये मैंने वीडियोस आप लोगों को दिखा दी हैं। वीडियोस दिखाने का मकसद क्या था अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आई एम स्टॉप शेयरिंग इट एंड लेट्स कम टुवर्ड्स टुडेज प्रेजेंटेशन। आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये वीडियोस क्यों देखी। Okay, and from current slide, here we go. Okay जी, अगर आप स्लाइड्स देख सकते हैं तो काइंडली मुझे बताइएगा। If you can see the slide and also you can hear me, आप मुझे काइंडली व्हाट्सएप पे बता दें ताकि मैं आगे चलूं। ओके जी, अमानुल्लाह कह रहे हैं कि सही है, कुछ कोई और भी टाइप कर रहे हैं यस। सो पीपल आर सेइंग कि दे कैन सी द तो आज हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है, बहुत शुक्रिया शेर अली वासिक अली आप लोगों का, नासिर अब्बास।
वो ISL प्रोसेस प्लांट है। चैप्टर 7 अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों मैं आपको आज प्रोसेसिंग की वीडियोस दिखाने की कोशिश कर रहा था। सो लेट्स मूव। आज जो हमारे मेन टॉपिक्स होंगे वो ये आउटलाइन काइंड ऑफ है, वो डिजाइन पैरामीटर्स हैं ISL प्रोसेसिंग प्लांट के। और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हम करेंगे थोड़ी सी के येलो केक कैसे किस तरह प्रोसेस में बनता है। मैंने तकरीबन सारा प्रोसेस आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आज डिस्कस करने लगे हैं। डिज़ाइन पैरामीटर्स जो ISL प्रोसेसिंग प्लांट के हैं, लेट्स सी दोज। ये हमारा पहली चीज़ है। इसके अंदर हमारे पास देखें, हमने सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग द ISL प्रोसेसिंग प्लांट, आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ से प्रोडक्शन लेनी कितनी है। ऑफ कोर्स उसी हिसाब से फिर आप सारा उसको डिज़ाइन करेंगे, इट्स कैपेबिलिटी। इसके अलावा जो आपके पास एस्टिमेशन होनी चाहिए प्रोसेस सोल्यूशन वॉल्यूम्स की। सोल्यूशन वॉल्यूम्स हैं कौन से? हमारे सोल्यूशन वॉल्यूम्स बेसिकली जो आपका लिग्जीमेंट जो है वो आप जो इंजेक्ट कर रहे हैं, आपको एक वेल का पता होता है कि एक वेल पूरी वेल फील्ड का आपको पता चल सकता है कि कितना फ्लो इन और फ्लो आउट है। जो रिकवरी यानी जो होनी है एक वेल का आपको पता हो तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वेल लगने वाले हैं। और फिर आप जितने वेल हैं उसका अगर आपको पता है कि हर वेल रिकवरी वेल में से कितना आ रहा है, तो यू कैन ऐड एंड यू कैन एस्टिमेट के यार यानी प्रोसेस प्लांट लगाने से पहले आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि कितने वेल्स होंगे, एक वेल में से कितनी एवरेज रिकवरी होगी। अब जारी बात है वो सारा सोल्यूशन आपके प्रोसेसिंग प्लांट में आएगा, तो आप इफ यू एस्टिमेट दैट सोल्यूशन वॉल्यूम, आपको उस हिसाब से उसको ट्रीट करना है, तो उसी हिसाब से आपको प्रोसेस प्लांट डिजाइन करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग प्लांट डिजाइन कर, ये तो अभी दो बातें हमने की हैं। वो इस हवाले से की हैं कि कितना बड़ा एक आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए और एक प्रोसेसिंग प्लांट से पर टन डेली का, और एक इनपुट उसके अंदर कितनी आएगी वेल फील्ड से। ऑफ कोर्स ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होनी है, क्योंकि आपको पता है हमारी वेल फील्ड ब्लॉक्स में होती है। हम डिफरेंट ब्लॉक्स बनाते रहते हैं, तो आपका जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो तमाम ब्लॉक्स को हैंडल करने के काबिल होना चाहिए। रेजन कॉलम डिजाइन है, आयन एक्सचेंज के अंदर रेजन होते हैं, इस पे हमारी बात हुई थी और उस पे हम देख लेंगे। फिर वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे जो प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर होना चाहिए। फिर कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स, ये वो सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें जहन में रखने पड़ते हैं प्रोसेसिंग प्लांट को डिजाइन करते हुए, उसकी फिजिबिलिटी के लिए। ये 4-5 पॉइंट्स हैं। इफ वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड, पहली चीज जो है अभी हम बात कर रहे थे कि प्लांट प्रोडक्शन ऑफ येलो केक। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रम के अंदर आपको येलो केक पाउडर फॉर्म में, ये हमारे प्रोसेसिंग प्लांट का प्रोडक्ट होता है U3O8। मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये कितना आपने प्रोड्यूस करना है ये डिपेंड करता है आपके लीच लिक्विड यानी जो आपका लिग्जीमेंट आ रहा है उसके अंदर यूरेनियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो वो पायलट टेस्टिंग के अंदर हमें अंदाजा हो जाता है कि वो कितनी होगी, उसी बेस के ऊपर हम अपना प्लांट डिजाइन करते हैं। और हम पहले से हमें पता होता है कि यहाँ से कितनी प्रोडक्शन आएगी येलो केक की, उस हिसाब से या जितनी आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप उसको डिजाइन करते हैं। अभी बात की थी एस्टिमेटेड ऑफ प्रोसेस सोल्यूशन वॉल्यूम्स हैं, हमें पता होता है नंबर ऑफ वेल्स कितने हैं, एक रिकवरी वेल में से कितना सोल्यूशन आ रहा है, और हमें पता होता है रिकवरी वेल्स हमने लगाने कितने हैं या कितने हमारे पास हैं। उस हिसाब से जो वॉल्यूम इन होगा आपके प्रोसेस प्लांट के अंदर वो हमें उसका अंदाजा हो जाता है, हम एस्टिमेट कर सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्लो रेट, बिल्कुल जी होता है। येलो केक जो है वो रेडियो एक्टिव है। स्टोर इसको करते हैं 5 गैलन के जो हमारे होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऐसा चीज की स्टोरेज फैसिलिटी। I have no idea कि if we keep a storage facility, they are just sent to a chemical processing plant straight away. उसके बाद जो अगली चीज थी वो थी रेजन कॉलम डिजाइन। हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसीलिए जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसके अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं।
और इसी वजह से जो हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, तो ये एक एनवायरमेंटल कंसर्न है जब आप यूरेनियम लीचिंग कर रहे होते हैं। इवन हम हवा का भी ख्याल रखते हैं कि हवा भी अगर जा रही है गांव की तरफ, जा रही है इंसानी आबादी की तरफ, हमारे प्रोसेसिंग प्लांट हमारी वेल फील्ड से, तो वो भी रेडियो एक्टिविटी को कैरी करेगी। ये हमने शुरू में डिस्कस भी किया था। और बिल्कुल हेल्थ इफेक्ट्स हैं और उनको फिर हमने कैटर करना होता है। यू राइट अली। रेजन कॉलम जो डिज़ाइन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। रेजन कॉलम डिज़ाइन एक 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 प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर ये वो जगह है जहां पर मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जहां पर क्या होता है कि आप आयन एक्सचेंज के अंदर ये रेजन होते हैं। आयन एक्सचेंज जो कॉलम है रेजन होते हैं, और यहाँ पर होता क्या है कि लिग्जीवेंट के अंदर से हम यूरेनियम को ये निकालते हैं, रेजन एड्सॉर्प्शन होती है। तो रेजन जो आयन एक्सचेंज चैम्बर है वो भी बड़ा क्या होना चाहिए। अदरवाइज देखें ना, अगर आपका आयन एक्सचेंज चैम्बर सही प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है तो क्या होगा कि लिग्जीवेंट में से यूरेनियम बाहर नहीं आ सकेगी, वो लिग्जीवेंट फिर आप पंप कर दोगे तो उसका फायदा कोई नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेजन कॉलम डिजाइन के पैरामीटर्स हैं। फिर जो जो रेजन हमने सिलेक्ट करने हैं उसके कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं। रेजन भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के हैं, और फिर टाइप्स हम देख लेंगे कि इंसिचू माइनिंग रेजन्स की हैं कौन कौन सी, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखें जो पैरामीटर्स है ना रेजन आयन एक्सचेंज के, उसमें ये होता है कि किस वेलोसिटी से आप फीड कर रहे हैं लिग्जीवेंट उसके अंदर। क्योंकि लिग्जीवेंट जो आपका रिकवरी वेल से आ रहा होता है, इस जो पहली दफा पंप करते हैं, खैर फिल्ट्रेशन के बाद वो आयन एक्सचेंज कॉलम में करते हैं। अगर जाहिर बात है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन तो ज्यादा होगी, लेकिन रेजन्स को इतना चांस नहीं मिलेगा यूरेनियम को उसमें से निकालने में। तो जो आयन एक्सचेंज कॉलम होता है उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी फीड वेलोसिटी कितनी है। तो वो आपको वो फीड वेलोसिटी रखनी है जो जिस पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। फिर दूसरी एक लिमिटेशन है, वो है रेजन की लोडिंग है। जाहिर बात है एक रेजन एक हद तक लोड कर सकता है यूरेनियम को, उसके बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है उसको अट्रैक्ट करने की। तो ये ना हो कि वो रेजन सारे लोड हो चुके हैं और आप फिर भी पंप करते रहें लिग्जीवेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने डिसाइड करना है कि आपने वो रेजन को आप क्या करते हो, फिर लिग्जीवेंट को दूसरे आयन एक्सचेंज कॉलम में क्या कर देते हो, रीडायरेक्ट कर देते हो। और ये वाला जो क्या होता है आयन एक्सचेंज पहले वाला कॉलम होता है, इसमें से रेजन्स आप डाल देते हो इल्यूशन चैम्बर के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके रेजन्स कितनी देर में लोड हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरेनियम जो आ रही है लिग्जीवेंट के अंदर, प्लस उसका फ्लो रेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके रेजन की टाइप पे भी डिपेंड करता है, रेजन के पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है वो कितनी देर में लोड हो जाएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आयन एक्सचेंज चैम्बर का। अगेन मैं बात करूंगा एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर, आपको फीड वेलोसिटी इस वाले से कंट्रोल करनी है। आपको ये भी डिसाइड करना है कि कब आपने रेजन्स को वो लोड हो चुके हैं और उनको इल्यूशन चैम्बर्स में डालना है। फिर आपको ये भी देखना होता है कि जो एक और पैरामीटर है कि फिक्स बेड होना चाहिए या काउंटर करंट होना चाहिए। फिक्स बेड में ये होता है कि रेजन आपके एक जगह स्टैटिक होते हैं और ऊपर से क्या होता है कि आपका आ रहा है लिग्जीमेंट आ रहा होता है। दूसरे में ये होता है कि आप नीचे से जो रेजन है वो पानी के अंदर ऊपर जा रहे होते हैं और ऊपर से आपका लिग्जीमेंट आ रहा होता है, काउंटर क्रो होता है। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि कौन से वाला आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, ये तो बातें होंगी, ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं जिस पे आपको बेस्ट एफिशिएंसी मिले। ये चीज़ें वो हैं जो एक प्रोडक्शन इंजीनियर देखता है आयन एक्सचेंज, ताकि हमें कॉलम से मैक्सिमम एफिशिएंसी हमने एक्सट्रैक्ट करनी है। इस हवाले से आप देखेंगे एक और यहाँ पे एक हेडिंग हमने की हुई है। ये हेडिंग है रिमोट आयन एक्सचेंज कॉलम। अभी आपने देखा था, अच्छा ये बड़ी अच्छी एक नई इनोवेशन आई है, वो ये है कि देखें कुछ यूरेनियम की और बॉडीज होती हैं बहुत ही छोटी, क्या होती हैं वो होती हैं, वहां पे यूरेनियम बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि यूरेनियम एक स्ट्रेटेजिक मिनरल है या एलिमेंट है। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि इवन जो छोटा डिपॉजिट है वो भी हमारे लिए क्योंकि हम देखते नहीं है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, वी वांट टू एक्सट्रैक्ट इट। लेकिन वहां पर एक छोटे डिपॉजिट के लिए आप खुद सोचें कि प्रोसेसिंग प्लांट लगाना वो फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे छोटे डिपॉजिट्स हैं, उनका एक ही बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट एक जगह लगा देते हैं सेंट्रल लोकेशन पे।
अब करते ही हैं कि जो एक रिमोट आयन एक्सचेंज चैम्बर है, हम क्या करते हैं कि अब जो छोटा सा आपका जो ऑयल फील्ड है उस पे हम एक सिर्फ आयन एक्सचेंज चैम्बर लगा देंगे, पूरा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होगा। उसका फायदा ये होगा कि आपने लिग्जीवेंट, क्योंकि देखें आपको लिग्जीवेंट में से यूरेनियम तो निकालना है, वो मजबूरी है, वो इसलिए मजबूरी है कि लिग्जीवेंट में से अगर आप यूरेनियम नहीं निकालेंगे तो उस लिग्जीवेंट को हमने दोबारा पंप उसी को तो करना है, तो उसमें से यूरेनियम निकालना जरूरी है। तो इसलिए हम सिर्फ एक आयन एक्सचेंज कॉलम लगा देते हैं, छोटी छोटी वेल फील्ड्स जो डिफरेंट लोकेशंस पे हों, उनको हम रिमोट आयन एक्सचेंज कॉलम्स कहते हैं। उनमें से जब हम अपनी वो पास करते हैं तो वो रीजन्स लोड हो जाते हैं। अब वो जो लोडेड रीजन्स है ना, उनको हम एक ड्रम में या किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए प्रोसेसिंग प्लांट तक ले आते हैं। ये बड़ी, इसको बोलते हैं रिमोट आयन एक्सचेंज कॉलम। ये एक नई चीज है जिससे बड़ा फायदा हुआ है, और इसको आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी कि तो वो लिग्जीमेंट वापस चला जाता है, ये रीजन्स हम इनको ट्रांसपोर्ट करके प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाते हैं। तो डिफरेंट जो वेल फील्ड्स होती हैं वहां से क्या आ रही होती हैं आपकी, वो रीजन, लोडेड रीजन आ रहा होता है। जो आपका मेन प्रोसेसिंग प्लांट होता है उसके अंदर एक इल्यूशन चैम्बर होता है, और आगे वो फिर ड्राइंग और सारा सारा लगा होता है। तो ये एक नई इनोवेशन है जिसकी वजह से काफी फायदा हो रहा है इस हवाले से कि छोटे जो डिपॉजिट हैं यूरेनियम के उनको भी हम वहीं पे प्रोसेस कर रहे हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रीजन का है, ये अब ये कुछ रीजन आप देख रहे होंगे, इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो मैं रीजन रीजन कह रहा हूँ ये स्मॉल बीड्स की शक्ल में होते हैं, जैसे वो तस्बीह के दाने होते हैं। आई होप कि इस तस्वीर से आपको काफी क्लियर होता होगा कि ये रीजन होते किस टाइप के हैं। अब जो रीजन की जो क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक हम उसकी लोडिंग कैपेसिटी देखते हैं कि वो कितना वो लोड कर पाएगा। फिर उसके बाद उसकी फीड फ्लो वेलोसिटी जो है वो, यानी कुछ रीजन जो होंगे वो बड़ी जल्दी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं यूरेनियम को, तो उनमें तो हम फीड फ्लो, हम फीड वेलोसिटी तेज रख सकते हैं क्योंकि वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ऐसा रीजन जो स्लोली एब्जॉर्ब करता है, आयन एक्सचेंज जिसमें स्लो होता है, उसके अंदर हमें फीड रेट कम रखना पड़ेगा अपने लिग्जीवेंट का। तो ये एक और क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम रीजन सेलेक्ट करते हैं। फिर जो केमिस्ट्री ऑफ सोल्यूशन है, अगर तो आपका लेट्स से यूरेनियम है वो उस फॉर्म में आ रहा है, जो आपका लिग्जीवेंट है उसके अंदर आपका जो है वो नेगेटिव नेगेटिव है आपका यूरेनियम आयन, तो आपको रेजन एनायनिक रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपका जो आयन जिसे आप क्या कर रहे हैं, आपने निकालना है वो पॉजिटिव है, तो आपका रेजन नेगेटिव होना चाहिए। सो ये डिपेंड करता है कि आपका जो आयन जिसके पीछे आप हैं उसकी तो रेजन आपको कौन सा चाहिए, एनायनिक चाहिए या कैटायनिक चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है। फिर आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए कॉलम के अंदर रेजन की, ये भी एक फैक्टर है जिसकी बेस पे हम रेजन को सिलेक्ट करते हैं। फिर जो आपका रेजन आप होता है वो एक एक्वा सोल्यूशन के अंदर आप उसको डाल के पैक करते हैं आयन एक्सचेंज के अंदर। तो कुछ रेजन होते हैं उनके अंदर 3:1 रखनी पड़ती है, यानी 3 टाइम्स वाटर और 1 टाइम रेजन होना चाहिए और 1 पोर्शन ऑफ द रेजन। कुछ के अंदर जो है वो 4:1 है, यानी वो कम डालने पड़ते हैं। कुछ कुछ रीजंस का डिल्यूट सोल्यूशन भी बड़ा इफेक्टिव होता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जिसपे आप देखते हैं। आपने यही देखना है कि एक केमिस्ट्री के हिसाब से और फिजिबिलिटी के हिसाब से आपको कम क्वांटिटी यूज करनी पड़े, कम रिजल्ट डालना पड़े, फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ये वो चीजें जो आप देखते हैं। फिर उसके बाद पीएच ऑफ लीच लिक्विड, कुछ रेजन एक सर्टेन पीएच में काम करते हैं, सर्टेन पीएच पे काम नहीं करते। तो ये भी आपने देखना है कि आप जो रेजन सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी जो जो पीएच होगी आपके लिग्जीमेंट की उसके लिए वो फिजिबल होना चाहिए। ये काफी चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम रेजन सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप, इट्स अ देयर आर ह्यूज amount of resins and variety of types. इन क्वांटिटीज के अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप ऐसा रेजन चाहेंगे जो टॉक्सिक ना हो, जिसके हेल्थ इफेक्ट्स ना हो, जो रेडियो एक्टिव ना हो, ये भी हम देखते हैं। फिर पार्टिकल साइज रेजन का वो भी मैटर करता है, क्योंकि आपको पता है स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, बड़े पार्टिकल्स के अपने चैलेंजेस हैं। स्मॉल पार्टिकल्स की एफिशिएंसी ज़रा ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, फिर उसको हैंडल करने में कुछ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इकोनॉमिक्स एंड अवेलेबिलिटी है,
ऑफ कोर्स ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेजन की प्राइस क्या है। ऑफ कोर्स अगर आपका रेजन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है और क्या कहते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, लेकिन अगर वो महंगा है तो ऑफ कोर्स फिर दूसरी बात यह है कि अवेलेबिलिटी क्या अवेलेबल भी है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीजंस भी हैं, लेट्स से जो बैन होते हैं वो आप खरीद ही नहीं सकते, तो फिर आपको ये भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको देखना है कि आपके मुल्क के लिए वो रीजन अवेलेबल भी है या नहीं है। बेशक हो सकता है उसके बाकी सारे क्राइटेरिया में वो बेस्ट हो, बट देन फॉर अवेलेबिलिटी यू हैव टू गो टुवर्ड्स द अदर रीजन। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आप कहते हैं कि उसकी उसकी स्ट्रेंथ है। अब जैसे कुछ रशियन रेजन है, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि दे आर गुड, बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान दे ब्रेक एंड दे जस्ट बिकम फाइन पाउडर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो उनकी स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन में बड़े प्रॉब्लम है। ये भी एक क्राइटेरिया है। फिर आप ऐसा रीजन आप नहीं लेंगे चाहे वो पीएच के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से आपको फेवर भी कर रहा हो प्राइस के हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर वो टूटता है तो आई थिंक, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज है। कई रीजंस ऐसे हैं जिनके लिए कोई इतनी आपको स्टोरेज फैसिलिटी नहीं चाहिए, दे आर नॉट टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव, उनके ऊपर इतनी सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी कैसी है और आप कैसी स्टोरेज फैसिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ रीजन, इट्स नॉट लाइक कि ये आपकी केमिकली आपके फेवरेबल है तो आप सिलेक्ट कर लें। नो, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हमने जैसे अभी डिस्कस किए हैं, ये भी आपको देखनी पड़ती है इससे पहले कि आप अपने आयन एक्सचेंज चैम्बर के लिए रेजन सिलेक्ट कर सकें। अच्छा, टाइप्स हैं कुछ इन सिटू माइनिंग रेजन्स की। ये कुछ टाइप्स हैं जो आप देख रहे हैं। वेरियन एपी है, ये हंगरी का बना हुआ है। ऑस्ट्रियन एआर चेक रिपब्लिक का है, लेकिन सेफ नहीं है, इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। एम्बरलाइट 20/X7 ये चाइना का बना हुआ है, और डोवेक्स 21 ये अमेरिका का बना हुआ है। ये डिफरेंट रेजन्स हैं जो यूज होते हैं आयन एक्सचेंज चैम्बर के अंदर। यूरेनियम के हवाले से बात हो रही है। हर हर जो आपका मिनरल है उसके हवाले से डिफरेंट रेजन्स होंगे, फिर उसकी पीएच के आगे आगे हवाले से। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी है। तो ये कुछ मशहूर रेजन्स हैं जो यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट में आयन एक्सचेंज चैम्बर के अंदर यूज होते हैं। इसके अंदर जो सबसे बेस्ट है वो डोवेक्स है। आप देख रहे होंगे कि ये डोवेक्स का केमिकल फॉर्मूला है। ये एक बैग है डोवेक्स का, ये इस सूरत में मिलता है। इसके अंदर बीड्स हैं। इसकी ये इसका इसकी इसकी सारी केमिकल कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो it's sold in like these this packaging। ये एनाइन एक्सचेंज रेजन है और इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हाई प्रोडक्टिविटी है, लो कॉस्ट है इसकी। और ये फिक्स बेड कॉलम के लिए जो है ना इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। और ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग यूरेनियम प्रोसेसिंग रेजन अवेलेबल है आज तक। सो इफ यू वांट टू चूज फॉर यूरेनियम, डोवेक्स 21 इज द बेस्ट। फिर डोवेक्स 21 के अंदर आगे भी टाइप्स हैं, एंड यू कैन सी फॉर योर ओन। इसकी लो कास्ट एंड इसकी हाई परफॉर्मेंस इज द बेस ऑफ सिलेक्शन। सो यहाँ तक हमने बात की है थोड़ी सी रेजन्स की। उसके बाद जो आपके केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर अगर आप देखें, ये एक प्रोसेसिंग प्लांट है इन सिचु लीचिंग का। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये वेसल्स हैं, पाइपिंग है। फिर इसमें जारी बात है आपने एक वेसल से दूसरे वेसल में जब अपने सोल्यूशन को पंप करना है तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स पंप्स चाहिए। तो जब आप प्रोसेसिंग प्लांट डिजाइन कर रहे होते हैं या प्रोसेसिंग, तो उसके अंदर जो आपने पंप से सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो आप मटेरियल हैंडलिंग के सब्जेक्ट में आपको इसीलिए पंप सिलेक्शन सिखाई जाती है। ये बड़ा मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपका प्रोसेसिंग प्लांट अभी बन रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर कि आपको इक्विपमेंट की सिलेक्शन आनी चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जब वो चल रहा है तो यू ऑलरेडी नो। लेकिन जैसे आप प्रोसेसिंग प्लांट को अगर अपग्रेड करते हैं तो उस वाले से भी आपको पंप फिर चेंज करने पड़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप ज्यादातर यूज होते हैं प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर पंप करने के लिए। उसके अलावा ये कैपेसिटी ऑफ वेसल्स आपको देखनी है कि आयन एक्सचेंज का वो कितना बड़ा उसका डाया होना चाहिए, कितनी हाइट, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सोल्यूशन को आपने
प्रोसेस करना है। इसके अलावा पाइपिंग है, पाइपिंग मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसा पाइपिंग मटेरियल देखना है जो रेजिस्टेंट हो। फिर उस पाइप का डायमीटर, ये वो सारी चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोसेस प्लांट को डिजाइन करने के लिए। तो जो आपने इक्विपमेंट लगाने हैं उनकी टाइप्स प्लस उनका वॉल्यूम, ये भी डिसाइड आपको करना है डिपेंडिंग अपॉन दी lixiviant you will be handling in it, depending upon your product and depending upon the volume of your operation. यहाँ पे मैं इस मीटिंग को खत्म करता हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है. We will start the next meeting. Thank you.